नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इस चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके सभी प्रैक्टिकल को, एक एक वर्ड को, डिफिनीशन जितनी भी है सबको पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, यानी विज्ञान में आपको दिया क्या क्या है। तो दोस्तों आपका जो कक्षा 9 का विज्ञान है यह 3 खंड में बटा हुआ है। आपका एक खंड क है और एक खंड ख है और एक खंड ग है। आपका विज्ञान 3 खंड में बटा हुआ है, क, ख और ग। आपका जो खंड क है यह आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान है और यह आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है, यानी 1 से 4 तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका खंड ख है इसमें आपको खंड ख में बायोलॉजी दिया गया है, यानी कि जीव विज्ञान दिया गया है। और यह जीव विज्ञान आपका 5 चैप्टर से लेकर के 10 चैप्टर तक दिया गया है, यानी कि आपको 5 से 10 तक बायोलॉजी पढ़ना है, यानी कि जीव विज्ञान। और आपका जो खंड ग है, आप इस खंड ग में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 16 तक है। और दोस्तों आपका जो लास्ट में 2 चैप्टर और बचता है, जो कि है प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधन में सुधार। ये 2 चैप्टर आपके ना ही फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री ना ही बायो में आते हैं, इनको मतलब अलग रखा गया है। तो इतना सब आपको क्लास 9th के साइंस में पढ़ना है दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं खंड क, और खंड क के पहले चैप्टर यानी हमारे आसपास के पदार्थ को। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि चैप्टर का नाम दिया है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, किसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे पदार्थ बना है, इन सभी के बारे में हम पूरा विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों यह चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए एक एक करके इस चैप्टर को समझते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर का यह पार्ट 1 है। दोस्तों चलिए हम अपने अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। देखो यानी कि कह रहा है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें तरह तरह की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट सब कुछ अलग अलग होता है। अब देखो इसकी तुलना हम अपने घर के आसपास जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं से कर सकते हैं। जैसे कि देखो अभी इस समय आपके पास एक पेन होगा, किताब होगी, आपके पास एक मोबाइल होगा, तो ये सब क्या है, ये सब वस्तुएं हैं। तो अब इन सब की जब आप तुलना करेंगे तो ये सब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं और इनका आकार, आकृति और बनावट भी अलग अलग होगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। कह रहा है कि इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। देखो जो वस्तुएं हैं वे पदार्थ नहीं है, वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं, वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ का नाम दिया। एग्जाम्पल में चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास इस समय एक पेन होगा, तो यह पेन आपके लिए एक वस्तु है, लेकिन यह पेन आपका जिस सामग्री से बना हुआ है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा, यानी उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो देखो यदि आपका पेन एक प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक जो है एक पदार्थ होगा, और यदि पेन आपका एक मेटल का बना हुआ है यानी धातु का बना हुआ है तो वह धातु आपके लिए पदार्थ होगा, और यह पेन जो है यह एक वस्तु होगी। तो यानी कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। तो इस प्रकार से आप पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं। वैसे भी आगे अभी हम इसको पढ़ने के बाद पदार्थ की पूरा अच्छे से परिभाषा बताएंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। पढ़ने के बाद पदार्थ की पूरा अच्छे से परिभाषा बताएंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। तो ये सब पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके बाद चलिए अब यहाँ पे आपको पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों अब आगे दिया है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अब स्थान घेरने को क्या कहते हैं, आयतन। यहाँ पे को ब्रैकेट में स्टार लगा के दिया है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं आयतन क्या होता है। तो वस्तुओं द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है।
यानी वस्तु जो स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे कह रहा है कि हमने ऊपर जितनी भी वस्तुएं देखी, जो भी एग्जाम्पल में हमने देखा, उनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। यानी इसके मतलब, इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका आयतन और द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम यहाँ वस्तु की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ वह अवयव है जिसका आयतन व द्रव्यमान होता है। अवयव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पदार्थ है दोस्तों, पदार्थ से वस्तु को बनाया जाता है, इसीलिए हम इसको अवयव कह सकते हैं। तो पदार्थ वह अवयव है जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से हम पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं। दोस्तों पदार्थ को दो नाम से जानते हैं, एक तो पदार्थ और एक है द्रव्य। यदि आपको कहीं द्रव्य लिखा मिले तो आप वहाँ पे पदार्थ से ही समझिएगा। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। देखो दोस्तों, हमारे जो प्राचीन काल के मनुष्य थे या दार्शनिक थे, वे लोग भी प्रकृति को समझने और जानने में लगे हुए थे। और हमारे भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, ये लोग पदार्थ को 5 मूल तत्व में विभाजित किया। 5 मूल तत्व क्या थे? अब 5 मूल तत्व थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्वों में इन्होंने बांटा और इन पांचों को मिला करके उन लोगों ने, यानी कि हमारे दार्शनिकों ने उसे पंचतत्व कहा। और उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु हो, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, वह इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बना है। यानी कि देखिए आगे लिखा है, उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। तो कह रहा है कि जब उस समय के यानी प्राचीन समय के जो यूनानी दार्शनिक थे, इंडियन दार्शनिक के सिवा जो यूनानी दार्शनिक थे, वे लोग भी पदार्थ को इसी तरह से विभाजित किए थे। लेकिन इस समय दोस्तों ऐसा नहीं है। इस समय आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखो, वैज्ञानिकों ने जो है पदार्थ को इस समय भौतिक और रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। कह रहा है कि देखो, इस अध्याय में जो है हम भौतिक गुणों के आधार पर ही पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलू के बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे क्या है। से अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, जो कि हमको अच्छे से समझना है और दिमाग में इसको रखना है। तो देखिए, यहाँ से हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला हेडिंग है 1.1, यानी पहला हेडिंग जो है वह है आपका पदार्थ का भौरूप, यानी कि पदार्थ का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से पदार्थ बना है। तो देखो, पहला जो इसका पदार्थ के भौतिक स्वरूप में है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब इसको चलिए समझते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। यानी कह रहा कि बहुत समय तक, यानी पिछले समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थीं। पहली विचारधारा देखिए क्या है। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। उन्होंने कहा कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, जिस प्रकार से सतत होता है, यानी कि एकदम बराबर होता है, उसी प्रकार से पदार्थ बना हुआ है, उसी प्रकार के टुकड़े से। लेकिन अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। दूसरी विचारधारा यह कहती है कि पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो कि रेत की तरह होते हैं। ये आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। अब यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है। तो दोस्तों, यह क्रियाकलाप आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको क्रियाकलाप को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप इसको केवल समझ लीजिए। तो देखिए, आपका जो क्रियाकलाप पहला है, इसमें कह रहा है कि आप एक 100 ml का बीकर लें। तो यहाँ पे देखिए 100 ml का बीकर है। फिर कह रहा है इसमें आधा गिलास आप पानी भर लें। तो आप आधा गिलास पानी भरने के बाद जल के स्तर पर आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप जल के स्तर पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप चम्मच से 1 चम्मच नमक या फिर शर्करा, यानी कि चीनी, नमक या चीनी आप इसमें डाल दें और फिर इसको आप छड़ी की मदद से या चम्मच की मदद से उसको मिला लें।
फिर उसके बाद देखिए, अब मिलाने के बाद कह रहा है कि आप इसमें क्या बदलाव देखते हैं, नमक या शर्करा कहाँ गया। तो दोस्तों देखिए, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो देखो, जल के कण जो होते हैं दोस्तों, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अभी इसको यहाँ पे इतना आप जान लीजिए कि पदार्थ जो होते हैं उनके कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो जब हम चम्मच से नमक या चीनी को डालते हैं पानी में, तो यह पानी में घुल करके इसके पानी के जो खाली स्थान होते हैं उनके बीच में समावेशित हो जाता है। अब आगे हमारा दूसरा हेडिंग है, सब हेडिंग, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब देखिए, इस क्रियाकलाप से हमको पता चलेगा कि पदार्थ के जो कण हैं कितने छोटे हैं। तो दोस्तों अब हम क्रियाकलाप 1.2 को भी चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप के बारे में हमको पढ़ने से समझने से पता चल जाएगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं। देखिए, इसमें हमको दिया क्या है, इसमें कह रहा है कि आप एक 100 ml पानी लें, 100 ml पानी लेना है। उसके बाद आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट को इस 100 ml पानी में डालना है। जब आप इस 100 ml पानी में 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। अब देखिए, अब यानी कि इससे यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्रिस्टल के 2 कण पूरे 100 ml पानी को गुलाबी कर दिया, यानी कि पूरे पानी में बराबर से फैल गया। तो यहाँ पे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पदार्थ कितना छोटा है। लेकिन अब इसी क्रियाकलाप को हमको और अभी आगे बढ़ाना है। तो देखिए, अब इस 100 ml पानी से हमको 10 ml पानी निकालना है। अब 10 ml पानी डालेंगे फिर से 90 ml पानी में, जो कि एकदम साफ पानी रहेगा, यानी कि बिना क्रिस्टल का एकदम साफ पानी रहेगा। फिर जब उसमें हम 10 ml इस क्रिस्टल पानी डालेंगे तो यह फिर से जो 90 ml पानी है 100 ml पानी हो जाएगा और इसका भी रंग गुलाबी हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ हल्का रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे फिर हमको यहाँ पे देखना यह है कि अभी हमने 2 क्रिस्टल पूरे 100 ml में डाला। अब इस 100 ml से हमने 10 ml पानी निकाला, जो कि 2 क्रिस्टल का कुछ छोटा सा भाग इसमें आया होगा। लेकिन यही छोटा सा भाग फिर से पूरे 90 ml पानी को रंगीन कर दिया, यानी कि पदार्थ इतना छोटा है कि अभी भी पूरे पानी में फैल जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमको 2-3 बार यह क्रियाकलाप करना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि पानी तो रंगीन रहता है लेकिन थोड़ा हल्का होता जाता है। तो इसको जब 4 से 5 बार करेंगे तो देखेंगे पानी तब भी रंगीन है लेकिन कुछ हल्का रंगीन है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि 2 क्रिस्टल, यहाँ पे देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का 2 क्रिस्टल पूरे पानी को रंगीन करता चला जा रहा है, यानी कि इतना छोटा कण है लेकिन फिर भी पूरे पानी में फैलता हुआ चला जा रहा है। तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि पदार्थ का कण कितना छोटा होगा जो कि पूरे पानी में फैल जा रहा है, इतने ज़्यादा पानी में 4-5 अलग अलग पानी को भी रंगीन कर दे रहा है। तो बस इसीलिए हमको ये दिया गया था कि आपको समझ लें कि पदार्थ जो होता है कितना, पदार्थ के कण जो होते हैं कितने छोटे होते हैं। तो देखिए, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। अब यही हमने बताया कि हर बार पानी रंगीन हो जाता है लेकिन थोड़ा हल्का रंगीन होता है। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं दोस्तों कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही के बाद देखिए, अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है आपके दोनों क्रियाकलाप का। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। और देखो, कह रहा है कि मतलब एक छोटा जो कण हो क्रिस्टल का, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और ये जब पानी में जाता है तो छोटे छोटे कणों में टूटना शुरू हो जाता है और टूट करके पूरे पानी में फैल जाता है। और ये इतनी बार टूटता है, इतने छोटे छोटे कणों में रहता है, विभाजित हो जाता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिर देखिए, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। कह रहा है कि अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये कण और छोटे विभाजित नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोस्तों हर चीज की एक लिमिट होती है। तो उस पदार्थ का जो कण होगा उसकी भी तो एक सीमा होगी कि ये इतना ही छोटा है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो जब वह सीमा आ जाएगा अंततः,
तो वे कण और अधिक विभाजित नहीं होंगे। ये क्या कह रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे हम 2 ml डेटॉल को भी ले सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक हमें मिलती है। जब देखिए, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो पानी रंगीन होता जाता है, लेकिन जब आप डेटॉल का उपयोग करेंगे तो उसकी हमें महक मिलती है। तो इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे आपको नोट करके दिया है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष यही निकलता है। इस स्वरूप के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में, यानी कि जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं इतने सूक्ष्म तो होते हैं, अब इनके क्या क्या गुण होते हैं उनके भी बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण चलिए देखते हैं। तो इसका जो पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी जैसा हमने क्रियाकलाप 1 में किया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि जब हम चीनी या नमक को डालते हैं तो वे पानी के कणों में समावेशित हो जाते हैं और उसका वाटर लेवल जो है ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है। यानी कि क्या है कि चीनी या नमक उसी पानी के बीच जो खाली स्थान है वहीं पे समावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ से भी इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। चलिए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, यानी एक बराबर से पानी में फैल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, देखिए जब चाय बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखो, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो जब नींबू पानी के मिलाते हैं तो फिर क्या उसको हम पता लगा पाते हैं कि ये नींबू है, ये पानी है, दोनों एक में इस तरह मिल जाते हैं कि उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता। तो ऐसा होता क्या है, एक पदार्थ का कण जो होता है वह टूट करके छोटे छोटे कणों में दूसरे पदार्थ के कणों के जो खाली स्थान होता है उनके बीच में समावेशित हो जाता है। और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में खाली स्थान होता है। अब हमारा आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में इसका दूसरा जो गुण। तो दूसरा गुण यह कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि जो पहला गुण तो यह था कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, लेकिन दूसरा गुण यह है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो निरंतर गतिशील होते हैं, इसको भी एक क्रियाकलाप से चलिए समझते हैं। तो देखिए, अब इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है। इस क्रियाकलाप में अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। एक बुझी हुई अगरबत्ती रखना है। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। उसके बाद अगर मोमबत्ती जला दे तो क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। देखो, अब जब पहली स्थिति पर देखिए क्या होता है, जब हम बुझी हुई मोमबत्ती को एक कोने में रखते हैं तो इसकी सुगंध लेने के लिए हमको मोमबत्ती के पास आना पड़ेगा, तब उसके बाद इसकी सुगंध हमको पता चलेगी। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जला देते हैं तो उसके बाद इसकी सुगंध हमको दूर से ही बैठे रूम में, कमरे में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है कि पदार्थ का जो कण होता है दोस्तों वह गतिशील होता है, क्योंकि यदि गतिशील ना होती तो अगरबत्ती की सुगंध अगरबत्ती में ही रह जाती, बाहर नहीं आती। लेकिन जब इसको हम जला देते हैं, यानी इसको उष्मा देते हैं, तो इसकी महक दूर तक फैलने लगती है। यानी कि पदार्थ के कण गतिशील तो होते हैं, लेकिन जब हम उनको उष्मा देते हैं तो इनकी गतिशीलता और बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करने लगते हैं। इस क्रियाकलाप का यही मतलब यही है, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे गतिशील होते हैं। तो दोस्तों, ये क्रियाकलाप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप आपको और दिया गया है, 1.3 हो गया। अब 1.4 जो आपका क्रियाकलाप है, इसमें देखिए क्या करना है। पहले जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। और उसके बाद इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। आप अपने परीक्षण को नोट करें। देखो, अब करना क्या है, आपको 2 गिलास लेना है या 2 बीकर लेना है। अब इस बीकर में पानी आपको भरना है, इसमें भी आपको पानी भरना है। अब आपको एक में शहद डालना है और एक में लाल या नीली स्याही डालनी है। जैसे ही आप स्याही को इसमें मान लेते हैं, आप स्याही डालते हैं,
जैसे ही आपने एक बूंद स्याही डाली, तुरंत स्याही क्या होगा, पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरे पानी को रंगीन कर देगा। और फिर कुछ समय बाद उसके जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, जो ठोस कण होंगे, वे इसके पेदी में, इसके बॉटम में बैठ जाएंगे। और फिर शहद क्या होगा, शहद को जब डालेंगे तो यह धीरे धीरे पानी में फैलता हुआ जाएगा और कुछ समय बाद यानी कुछ घंटों बाद क्या होगा, इसके नीचे तली में बैठ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमको यह मिलती है यहाँ पे क्रियाकलाप से कि पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील तो होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे स्याही जो है तुरंत फैल गई और शहद जो होता है आसानी से थोड़ा आराम आराम से फैलता है। तो इससे यहाँ पे यह जानते हैं कि पदार्थ के जो कण गतिशील होते हैं, लेकिन हर पदार्थ की गतिशीलता अलग अलग होती है। तो बस यहाँ पे यही आपको जानना है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। दोस्तों हमने क्रियाकलाप 1.4 कर लिया। अब देखिए आगे आपको दिया है क्रियाकलाप 1.5। इसमें आपको क्या है, देखिए एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंड पानी से भरें। देखिए आपको 2 गिलास लेना है, एक में आपको गर्म पानी भरना है और एक में आपको ठंड पानी भरना है। मान लीजिए आपने इसमें गर्म पानी भरा है और इसमें आपने ठंडा पानी भरा है। उसके बाद करना क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक को रख दें, हिलाएं नहीं। अब आपको गिलास में क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट। तो देखिए यदि मान लें आप पोटेशियम परमैंगनेट न डाल करके कॉपर सल्फेट डालते हैं, देखिए जब आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो पानी का रंग गुलाबी हो जाता है और यदि आप कॉपर सल्फेट को डालते हैं तो पानी का रंग नीला हो जाएगा। आप ये बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वह नीला होता है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के जो विलयन है इसका रंग गुलाबी होता है। तो यदि मान लेते हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाल दिए, ठीक, यहाँ पे आप पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में डाल देते हैं। तो उसके बाद इसको हिलाना नहीं, बस इसको आप रख दें, फिर क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, फिर आप इसको सतह पर बैठने दें। उसके बाद गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। तो अब गिलास में जो ठोस क्रिस्टल है इसके ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। तो दोस्तों देखिए, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को एक गर्म और एक ठंड पानी में डालते हैं, तो जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो इसकी जो मिश्रित होने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया पीछे के क्रियाकलाप में कि जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, तो ये बहुत ही जल्दी से आपस में मिल जाएंगे। और उसके बाद इसमें जो होता है क्रिस्टल तो मिलेंगे, मिश्रित होंगे, लेकिन थोड़ा आराम आराम से मिश्रित होंगे, क्योंकि यह पानी इसकी अपेक्षा ठंड है। तो यहाँ पे तेजी से मिश्रित होंगे, यहाँ पे आराम से मिश्रित होंगे। और यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यानी जब 2 पदार्थ आपस में अपने आप स्वतः मिलते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। और जब तापमान देते हैं दोस्तों, जब तापमान देते हैं तो तापमान देने से विसरण की दर बढ़ जाती है। तो इस क्रियाकलाप से हमको यही मिलता है। यहाँ पे जब तापमान बढ़ाते हैं तो मिश्रण की दर तेजी हो जाती है। अब देखिए उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है इसको देखिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अभी हमने जैसा कि समझा क्रियाकलाप से, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जिससे कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु गति करता है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी इसका मतलब यही हुआ कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अभी हमने जो ऊपर क्रियाकलाप देखा, तो मतलब जब हमने स्याही को मिलाया, फिर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, तो इन सब में क्या हुआ, पदार्थ को कुछ करना नहीं पड़ा, उनको मिक्स नहीं करना पड़ा, अपने आप स्वतः ही एक दूसरे में मिश्रित हो गए। तो ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित होने के कारण होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों आपस में बिना कुछ किए मिल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उनमें जाके समावेशित हो जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसे हम विसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं।
उसके बाद देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ के कण अपने आप मिलते हैं यानी स्वतः मिलते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह तेजी से गति करने लगते हैं और जल्दी से उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो पदार्थ का तीसरा गुण आता है, यह कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब इसको भी आपको क्रियाकलाप से पढ़ना है। तो देखिए, आपको क्रियाकलाप 1.6 जो कि आप अब खुद से देखिएगा, जो कि बहुत ही आसान है। हम क्रियाकलाप 1.7 पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 1.7 हम देखते हैं। आप 1.6 को खुद से पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें समस्या आपको नहीं होगी। इसमें आपको क्या करना क्या है, देखिए, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। आपको एक लोहे की कील लेना है, एक चाक का टुकड़ा लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। उसके बाद इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। अब इस पर आप हथौड़ा मारें या फिर काट कर या फिर खींच कर किसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? लोहे की कील को ना ही हम खींच कर तोड़ सकते हैं और ना ही हम इसको ज़्यादा जल्दी काट पाएंगे और ना ही उसको हम जल्दी हथौड़े से तोड़ पाएंगे। चाक को क्या होगा, आसानी से हम तोड़ करके भंगुर कर देंगे। रबड़ बैंड को इसको भी खींच करके तोड़ सकते हैं। लोहे की कील को इसको हथौड़ा मार करके या फिर काट करके किसी भी तरह से इसको आसानी से नहीं भंगुर किया जा सकता। इसको भंगुर करने के लिए ज़्यादा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे बस यहाँ पे मतलब यह है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ये अलग अलग जो भी पदार्थ होते हैं उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग वस्तुओं में इनकी आकर्षण का जो बल होता है अलग अलग होता है। बस यहाँ पे आपको यह समझना है। और ये पदार्थ किस प्रकार से आकर्षित करते हैं इसको हम बताएं, एक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि टोटी पर जाएंगे, किसी टोटी पर या हैंडपैप पर, तो वहाँ पे जब पानी गिरता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी गिर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आपको बीच में अपनी उंगली लगा करके धारा को दो भाग में बांट देना है। मान लीजिए बीच में यहाँ पे आपने उंगली लगा दी और धारा दो भाग में बट गया। अब धारा ऐसे जाने लगा, लेकिन फिर यहाँ पे आपकी उंगली है बीच में, लेकिन कुछ समय जैसे ही थोड़ा पानी आगे जाएगा फिर ये दोनों धारा एक दूसरे पे मिल जाएंगे और फिर से एक धारा में होकर के बहने लगेगा। तो यहाँ से इस क्रियाकलाप से आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि यदि एक दूसरे को आकर्षित ना करते पदार्थ के कण, तो यहाँ पे जब हमने इसको दो धारा में बांटा तो ये सीधे दो धाराओं में बट जाते, लेकिन तुरंत बाद ये फिर से एक धारा में हो जाते हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और क्रियाकलाप 1.7 से यह पता चल जाता है कि अलग अलग पदार्थ के कण अलग अलग बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब दोस्तों देखिए, आगे हमारा जो क्रियाकलाप 1.8 है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? भाई जब थाली में आप इसको पानी ले लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी है, फिर इसको उंगली से काटेंगे तो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा, फिर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो यानी इससे हमको यही पता चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि आकर्षित ना करते, यदि इसको यहाँ पे उठा के रख दें, फिर इसको यहाँ पे रख दें, तो फिर क्या होगा, ये यहीं पे रह जाएंगे और यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन जब ये दूसरे को आकर्षित करते हैं तो फिर सभी एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इस क्रियाकलाप से पता चल जाता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप 1.8 खत्म होता है। अब यहाँ पे अभी तक हमने जो तीनों क्रियाकलाप करा 1.6, 7 और 8, तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म को पढ़ा। और देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनका भी सही होगा मैं उसको बताऊंगा कमेंट में, और उसका जो गलत होगा उनको भी मैं सही उत्तर बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।